हेलो बच्चों। अगला टॉपिक देख रहे हैं हम यहाँ पर। जो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैं, 3 लॉज की जो मेनली बात करते हैं हम, उसमें से जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या होता है। और इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो मेंडल के कौन से क्रॉस से हम समझ सकते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए हमको करना होता है कौन सा क्रॉस, मेंडल ने कौन सा क्रॉस किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से हम लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ सकते हैं। और हमने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था पी प्लांट के अंदर, तब हमने इस लॉ ऑफ डोमिनेंस की चर्चा वहां पर भी की थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे हमने देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कि जो टॉलनेस का कैरेक्टर है, कौन सा वाला, टॉलनेस का कैरेक्टर जो है प्लांट के अंदर वो डोमिनेंट है। वो क्या है, डोमिनेंट। अब इसको अपन ने डोमिनेंट का डिसाइड कैसे किया था, क्योंकि ये कैरेक्टर क्या हो रहा था, F1 के अंदर शो हो रहा था। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर है वो कौन सा कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है वो। ठीक है, तो अपन ने कहाँ पे देखा था, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर अपन ने ये चीजें देखी थी। तो अभी यहाँ पर इस लॉ के थ्रू हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो इस एक्सपेरिमेंट का, कौन सा एक्सपेरिमेंट का, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर, उसमें कहा था इन्होंने क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहा, इसके रिजल्ट को क्या बोला इन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्योंकि वहां पर कौन से कैरेक्टर दिखाई दिए थे F1 जनरेशन के अंदर, जो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई दिए थे अपन को F1 जनरेशन के अंदर, और रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाए थे। और उस डोमिनेंट कैरेक्टर ने क्या किया था, और रिसेसिव कैरेक्टर को शो नहीं होने दिया था। इसलिए हमने क्या बोला था उसको, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस किसने दिया, मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। ठीक है, और इसके अलावा मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के दौरान ही और इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझाने के लिए ही एक वर्ड यूज किया था, फैक्टर। क्या वर्ड यूज किया था, फैक्टर। तो इस फैक्टर के थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि कुछ ऐसे कैरेक्टर, मतलब कुछ कोई ऐसी हेरिडिटरी कैरेक्टर है या कुछ ऐसे कोई ऐसा, अब जैसे अभी तो हम बोलते हैं फैक्टर, जो एक्चुअली मेंडल ने बताया था कि कोई ऐसी चीज है या कुछ ऐसा है जो कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन मेंडल को पता नहीं था एक्चुअली में कि वो है क्या। तो इसके लिए मेंडल ने उस चीज को, मतलब उनको एक्चुअली में स्ट्रक्चर के बारे में, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मोलिकुलर स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी। तो उन्होंने फाइनली उसको नाम क्या दिया, फैक्टर। वो जैसी चीज है जो कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर रही है। और फैक्टर एक्चुअली में क्या होते हैं, जीन होते हैं। क्या होते हैं फैक्टर एक्चुअली में, जीन होते हैं। तो वो जीन जो है वो कैरेक्टर को एक जनरेशन से, यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, फैक्टर्स का होता है। और ये फैक्टर एक्चुअली में क्या है, जीन है। ठीक है, तो मेंडल ने इसी लॉ के अंदर इसको समझाया था। और अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो किस तरीके से वर्क करता है, और जो रिसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, एक तरीके से जो रिसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो क्या किस तरह से अफेक्ट करते हैं। जैसे हम कुछ जीन्स की बात कर रहे हैं, ये जीन्स जो है वो रिसेसिव जीन्स है। कैसे जीन्स है ये, रिसेसिव जीन्स है। तो ये रिसेसिव जीन्स कौन कौन से हैं, जैसे रिटार्डेड आईक्यू, कई बच्चों की क्या होती है, आईक्यू बढ़ने की जगह रुक जाती है। तो उसके लिए भी जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा, रिसेसिव जीन की वजह से वो आईक्यू जो है, आईक्यू लेवल जो है या आईक्यू जो है वो रिटार्ड हो जाती है, रुक जाएगी। डायबिटीज भी कंट्रोल होता है किस जीन के थ्रू, रिसेसिव जीन के थ्रू ही कंट्रोल होगा। कलर ब्लाइंडनेस भी रिटार्डेड जीन के थ्रू ही कंट्रोल होता है। और हेरिडिटरी डिजीज, जो बाकी की हेरिडिटरी डिजीज है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस की जैसे ही देखते हैं हम कि जो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, रिसेसिव होती है, कौन सी, जो रॉयल डिजीज बोलते हैं हम जिसको, तो रॉयल डिजीज भी किससे रिलेटेड होती है, वो भी रिसेसिव जीन से रिलेटेड होती है। लेकिन ये जितने भी बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं, ये अगर आसपास डोमिनेंट जीन होता है तो डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में ये रिसेसिव जीन्स अपने कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस या डोमिनेंसी की वजह से जो रिसेसिव जीन है वो नहीं हो पाते हैं, वरना ये सारी बीमारियां अपने अंदर शो हो जाती, जितनी भी डिजीज हैं वो अपने अंदर इजीली अपीयर हो जाती, और इसकी वजह से हम इन डिजीज से फिर ज़्यादा ही अफेक्टेड। अपन देखेंगे रूल जो लॉ देखेंगे सेकेंड मेंडल का, जो उन्होंने क्या क्या नाम दिया था उसको, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये लॉ इसके बारे में बात करेंगे। तो ये भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड है।
मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हमने वहाँ पे जब F2 जनरेशन के बारे में चर्चा की थी फीलियर 2 जनरेशन में, तब इसके बारे में चर्चा की थी हमने कौन से लॉ के बारे में, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। तो अपन देखा था कि F2 जनरेशन के अंदर अपन देखते हैं कि 75% टॉल प्लांट होते हैं, 25% ड्वार्फ प्लांट होते हैं। ठीक है, टी के अंदर देखा था अपन ने कि 75% जो है वो टॉल प्लांट है, 25% जो है वो ड्वार्फ प्लांट्स है यहाँ पर। तो यहाँ आपने देखा था कि जब F1 के अंदर टोटली सिर्फ टॉल प्लांट ही शो हो रहे थे, लेकिन F2 के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट भी शो हुआ है, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर जो F2 जनरेशन है उसके अंदर ड्वार्फ जो है रिसेसिव कैरेक्टर भी जो है वो शो हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ था वहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातों का हम देखेंगे, स्टडी करेंगे कि जो गैमेट्स रिटेन देयर प्योरिटी। तो एक तो इसका जो नाम रखा है मेंडल दिया था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो अपन क्या देख रहे हैं कि जो गैमेट्स हैं वो अपनी प्योरिटी, जो सेकंड लॉ है वहाँ पर अपन क्या देख रहे थे कि जो गैमेट्स हैं वो अपनी प्योरिटी को मेंटेन रखते हैं। कैसे मेंटेन रखेंगे, क्योंकि ये जो है मतलब गैमेट्स के अंदर जो भी कैरेक्टर होंगे वो सेपरेट कैरेक्टर्स होते हैं और वो कभी चेंज नहीं होंगे। गैमेट्स के अंदर जो कैरेक्टर गया है वो वैसा ही रहता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं अपन की गैमेट्स जो है अपनी प्योरिटी को हमेशा मेंटेन रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब आपने F1 के अंदर जो अपन बोला था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वापस जब उनसे गैमेट बनते हैं तो कैपिटल टी अलग हो जाता है, स्मॉल टी अलग हो जाता है और वो अपने अपने कैरेक्टर्स को मेंटेन रखते हैं। तो स्मॉल टी शो करेगा किसको, ड्वार्फनेस को, और कैपिटल टी शो करेगा टॉलनेस को। ठीक है, तो यहाँ पर गैमेट्स अपनी प्योरिटी को रिटेन रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो इसलिए बोलते हैं इस लॉ को अपन ने क्या, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। देन हम क्या देखते हैं कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो दोनों एलिल्स जो हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वो हो रहे हैं सेपरेट, और इसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर जाते हैं और सेपरेट गैमेट्स के अंदर पहुंच जाएंगे। तो इसको क्या बोल देंगे, और एक रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पे मिलेगा अपन को। तो ड्वार्फनेस जो है वो अपन को वापस शो हो जाता है कहाँ पर, F2 जनरेशन के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गैमेट सेपरेट हुए और उसकी वजह से जो है रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो भी सेपरेट हुए, और उसकी वजह से F2 जनरेशन के अंदर जो रिसेसिव कैरेक्टर हमको F1 में नजर नहीं आए थे वो F2 के अंदर हमको वापस नजर आने लग जाते हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्योंकि सेग्रीगेट या सेपरेशन की वजह से ही हमको F2 के अंदर वापस वो कैरेक्टर नजर आया जो मेन पेरेंट प्लांट के अंदर था। तो इस वजह से हम कह रहे हैं इसको क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, F2 जनरेशन के अंदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखाई देगा। तो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं और गैमेट जो है वो प्योर होते हैं, इसलिए उनके अंदर कैरेक्टर्स जो डोमिनेंसी की वजह से दब गए थे लेकिन वो वापस F2 के अंदर शो होते हैं। जैसे ही वो सेपरेट होंगे, अलग अलग गैमेट्स के अंदर जाएंगे, वैसे ही वो कैरेक्टर वापस अपने आप को शो कर देते हैं। तो इसी को बताया गया है इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के अंदर। हमको यहाँ पर इसके बारे में सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या रहेंगी, क्या इंपोर्टेंस है, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसका क्या इंपोर्टेंस रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसके थ्रू जो जीन हाइपोथेसिस है उसको प्रूव किया गया है। किसके थ्रू, इस लॉ के थ्रू जो जीन हाइपोथेसिस है उसको प्रूव किया गया मेंडल के थ्रू। और लेकिन मेंडल एक्चुअली डोंट नो अबाउट द जीन, ठीक है, लेकिन बाद में जब दोबारा रीडिस्कवर हुए तो इनको प्रूव किया गया जीन हाइपोथेसिस किसके थ्रू, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू। फिर जो जीन है, अब जीन एक्चुअली में होती क्या है, तो इट्स ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है ये, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम होता है वो किसके थ्रू होता है, जीन्स के थ्रू होता है। और जीन्स ही कैरेक्टर्स और ट्रेड्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। कौन करते हैं, जीन। इसलिए जीन को क्या बोल देते हैं हम, जीन को बोल देते हैं क्या, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फिर जो कोई भी कैरेक्टर्स है, सीधी सी बात है कि कैरेक्टर्स जो होंगे वो किससे थ्रू कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल बाय जीन। किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, जीन के थ्रू। अगर देखते हैं कि जो भी जीन है उसमें दो एलिल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो एलिल्स हैं वो सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे अपन ने एग्जांपल देखा था, कैरेक्टर क्या था, हाइट और टॉल और ड्वार्फ क्या थे उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो उनको अपन ने तो उसी में क्या होता है कि जीन के साथ में क्या होते हैं, दो एलिल्स रहेंगे जीन के साथ जुड़े हुए, और जीन कंट्रोल करते हैं किसको, कैरेक्टर्स को, और उनसे रिलेटेड जो ट्रेड्स हैं
या जो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स है वो किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, एलिल्स के थ्रू। तो ये सारा किससे समझ में आता है हमको, सिग्निफिकेंस से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगर, तो एलिल्स जो है एक जीन के ऊपर वो साथ में होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ में कभी भी मिक्सअप नहीं होंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, कभी भी मिक्सअप नहीं होते हैं, ये कभी भी क्या नहीं होंगे, मिक्सअप नहीं होते हैं दोनों कैरेक्टर्स। तो एलिल्स जो है जीन में क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे। टॉलनेस और ड्वार्फनेस के कैरेक्टर साथ में होते हैं लेकिन कभी भी क्या नहीं होते हैं, ये मिक्सअप नहीं होंगे। साथ में होते हैं जीन्स लेकिन कभी, मतलब एलिल्स जीन्स के ऊपर लेकिन कभी नहीं होते हैं। और एलिल्स जब सेपरेट होते हैं कब, गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान, और फिर ये ट्रांसफर हो जाते हैं अलग अलग जो है सेपरेट हो जाएंगे कब, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और इस तरीके से वो अलग अलग गैमेट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंस है सेग्रीगेशन के, जिसके थ्रू समझा रहे हैं वो क्या, इस सेग्रीगेशन के थ्रू क्या क्या समझ रहे हैं। एक तो जीन का कॉन्सेप्ट इससे समझ में आता है और जीन किस तरह से जाते हैं एक से दूसरे, उसमें यहाँ पे देखा सिग्निफिकेंस कि किस तरीके से यहाँ पर जो जीन्स हैं, जीन का हाइपोथेसिस समझा, जीन किस तरीके से कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को, और उनके ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं एलिल्स वो किस तरीके से कैरेक्टर जो उनके साथ में ट्रेड्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और आगे नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर को इनहेरिट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो जो भी कैरेक्टर है वो जीन के थ्रू होता है कंट्रोल, और हर जीन के ऊपर एलिल्स होते हैं एक पेयर के अंदर, और ये कंट्रोल करते हैं इसको, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को। तो इस तरीके से जो एलिल्स हैं एक जीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं और एक दूसरे से क्या रहेंगे, सेपरेट। कब सेपरेट रहते हैं, और इससे सेपरेट रहेंगे और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या हो जाते हैं, वो अलग अलग गैमेट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सारा कुछ सिग्निफिकेंस जो है हमको किससे समझ में आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो देखते हैं हम यहाँ पर, ये लॉ हमको लॉ मेंडल को कैसे मिला, डाइहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद में, या डाइहाइब्रिड से हायर लेवल के जो क्रॉसिंग्स करते हैं तब हमको ये लॉ मिलता है। कौन सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस या और दूसरे क्रॉसेस के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो अगर हम इस लॉ की बात करेंगे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, जैसे हमने देखा भी, ये लास्ट लॉ भी समझा रहा था कि जब एलिल्स हैं तो एलिल्स आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं, तो इसलिए एलिल्स के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं कैरेक्टर वो भी आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली ही अगली जनरेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर डज नॉट अफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस है वो दूसरे, अगर उसके साथ में दूसरा कैरेक्टर भी प्रेजेंट है तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, और इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, उनके ऊपर दूसरे जो है कैरेक्टर वो अफेक्ट नहीं डालते हैं। तो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं तो वो अलग अलग तरीके से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही मेंबर ऑफ ईच पेयर ऑफ एलिल, जैसे हमने बात की वहां पे सेग्रीगेशन में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो क्या समझा रहा है, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और ये क्या समझा रहा है कि ईच पेयर ऑफ एलिल्स नॉट ओनली सेग्रीगेट, तो ना सिर्फ वो सेग्रीगेट होगा बट एलिल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर बिहेव इंडिपेंडेंटली, उन एलिल्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी अलग तरीके से बिहेव करेंगे, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमको क्या समझा रहा है कि सेग्रीगेशन से जो एलिल्स अलग होते हैं तो उनके कैरेक्टर्स भी अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद में वो एक दूसरे से अलग ही इंडिपेंडेंट रहते हैं, और इंडिपेंडेंट रहने की वजह से वो एक दूसरे के कैरेक्टर्स को भी अफेक्ट नहीं करेंगे। और इसको हमने कहां पर देखा, कहां पर समझा, कि जब अपन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था तो अपन ने वहां पे कैरेक्टर लिए थे, क्या सीड का जो कलर लिया था अपन ने, सीड शेप और कलर देखे थे अपन ने, तो सीड शेप के लिए अपन ने राउंड और येलो लिया था, ठीक है। और जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो क्या था, रिंकल्ड और ग्रीन, स्मॉल स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। और जब हमने इनको क्रॉस करवाया था, क्रॉस कराने के बाद में जो F1 जनरेशन आई थी तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि एक ही कैरेक्टर आ रहा है जो डोमिनेंट होता है, राउंड और येलो। लेकिन जब हम इसको करवाते हैं क्या,
सेकंड क्रॉस जब अपन ने कराया, जब इनका सेल्फ पॉलिनेट करा के फिर क्रॉस करवाते हैं, तो हमको अपन ने यहाँ पर तो क्या लिया, जैसे सीड का राउंड और येलो कलर लिया और रिंकल्ड और ग्रीन लिया, ये अपन ने पेयरिंग की है। लेकिन जब हम क्रॉस कराते हैं और हमको रेशियो क्या मिलता है, 9:3:1 का रेशियो मिलता है। और यहाँ पर अपन को 2 नए कैरेक्टर मिल जाते हैं, क्योंकि 9 तो अपन को राउंड और येलो मिलेंगे, एक अपन को रिंकल और ग्रीन मिलता है, लेकिन जो 2 नए कैरेक्टर मिलते हैं अपन को, वो कौन से मिल जाते हैं, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कैरेक्टर हमने नहीं लिए थे, लेकिन ये कैरेक्टर आप आगे जाके आप और नए फॉर्म में शो होने लग जाते हैं। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हमने क्या देखा कि ये लोग कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, मेनली डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। वहीं से आप समझते हैं कि ये जो है कहाँ लग रहा है, डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, और हमको नए कैरेक्टर मिल गए राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, जबकि हमारे पास ऐसे कोई कैरेक्टर नहीं थे, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं आगे, और इस तरीके से नए कैरेक्टर्स अपन को मिल जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नए कैरेक्टर्स के डेवलप होने में भी, और इसकी वजह से वेरिएशंस भी आ जाते हैं। तो मेंडल ने ये समझाने की कोशिश करी इन तीनों लॉज के थ्रू कि किस तरीके से कैरेक्टर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएंगे और अपन को नए तरह के कैरेक्टर्स भी ऑफ मेंडल्स लॉ। और यहाँ पे देखेंगे मेंडल्स लॉ के क्या बेनिफिट्स हुए हैं आगे चल के, और किन किन चीज़ों में उनका यूज हुआ है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाला है इस वीडियो में। तो सिग्निफिकेंस देखते हैं। सबसे पहली बात करें कि जो मेंडल हैं मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए और जो भी रिसर्च की, उन सभी का साइंटिफिक बेस हुआ करता था। तो साइंटिफिक बेस था सभी एक्सपेरिमेंट्स का, इसलिए जो मेंडल ने जितने भी लॉ दिए हैं, तीनों लॉ जो भी दिए थे उन्होंने, उन सभी का साइंटिफिक बेस था। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा सक्सेस हुए, लेकिन उनके टाइम भी नहीं हो पाए, बाद में हुए वो। तो जब मेंडल्स के लॉज को रीडिस्कवर किया वापस उनके स्टूडेंट्स ने, वो डी व्रीज, कार्ल कोरेन और एडमंड सेरमार्क ने, तो उसके बाद जो नए एक्सपेरिमेंट्स हुए रीडिस्कवरी के बाद, क्योंकि तब तक तो बात छुपी हुई थी, तो बाद में जब रीडिस्कवर हो गई सभी चीजें, तो जेनेटिक्स के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, और काफी सारी जो नई चीजें हैं वो जेनेटिक्स में निकल के आई हैं जब रीडिस्कवरी हुई मेंडल्स के वर्क की। इनके थ्रू उनके जो तीनों स्टूडेंट्स थे, उनके थ्रू रीडिस्कवरीज हुई है, उसके बाद में वो सारी चीजें उन्होंने अचीव की, जो मेंडल के टाइम पे नहीं हो पाया था, वो काफी समय बाद हुआ। उसके बाद में अगर सिग्निफिकेंस देंगे थर्ड यहाँ पर, तो उनके एक्सपेरिमेंट के बेस पे, जो रीडिस्कवरी है उसके बाद में उनके एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे ही डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाइड किया गया। क्या किया गया? डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाइड किया गया डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और उन्हीं क्रॉसिंग प्रोसेसेस के थ्रू जो मेंडल ने यूज की थी, उन्हीं क्रॉसिंग प्रोसेसेस के थ्रू यहाँ पर डिफरेंट डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाइड किया गया। और आइडेंटिफाई करने के बाद में, और ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स के ऊपर भी किए गए वो एक्सपेरिमेंट्स, प्लांट्स के ऊपर भी किए गए बाद में, और फिर उससे आगे क्या फायदे हुए, तो इसकी वजह से जो गुड कैरेक्टर्स और ट्रेट्स थे उनको रिडिस्कवर हुए, नए क्रॉसिंग टेक्निक्स के थ्रू उनके बारे में पता चला, और पता चलने के बाद में जब उनको साथ में लाए तो एक वैरायटी, तो डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक ही वैरायटी में ला पाना पॉसिबल हुआ। इसके बाद में पॉसिबल हो पाया, लेकिन ये जब ये मेंडल्स के लॉ आ गए और उनके जो एक्सपेरिमेंट के तरीके थे, उन्हीं के बेस पे फिर काफी सारी वैरायटीज को, काफी सारे गुड कैरेक्टर्स को एक ही वैरायटी में ला पाना पॉसिबल हो पाया। उसके बाद हम देखते हैं, अगर इसका फिफ्थ पॉइंट देखते हैं सिग्निफिकेंस का, तो यहाँ पर जो लॉ है मेंडल के, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है या सेग्रीगेशन के लॉ है, उन्हीं के बेस पे, उन्हीं लॉज को यूज करते हुए डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज और साथ में एडवांस कंडीशंस या एडवर्स कंडीशंस के अंदर किस तरीके से प्लांट्स या एनिमल्स सर्वाइव करेंगे, किस तरीके से वैक्सीन्स का डेवलपमेंट होगा, या कैसे अपन एनिमल से निकाल कर उनको यूज करेंगे, या किस तरीके से डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं या फिर ड्रोट रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं, तो उन सभी का डेवलपमेंट, और उसके अलावा ज्यादा बड़ी साइज के और ब्यूटीफुल फ्लावर्स को डेवलप करना, लार्ज साइज और ब्यूटीफुल फ्लावर्स का डेवलपमेंट, और साथ में जो फ्रूट्स हैं और हाई प्रोडक्टिव क्रॉप्स हैं उनको डेवलप किया गया। किसके थ्रू डेवलप किया गया? ये सब कुछ इससे पॉसिबल हुआ, मेंडल के लॉज की वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया है।
फिर हाई प्रोडक्टिव क्रॉप्स को डेवलप करना, फ्रूट्स को डेवलप करना, ब्यूटीफुल फ्लावर्स को डेवलप करना, ये सारी चीजें, और एडवर्स कंडीशंस में सरवाइव कर पाए प्लांट्स, इस तरह के प्लांट्स का डेवलपमेंट और उनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटीज को डेवलप करने का काम किसके थ्रू किया गया? मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स की टेक्निक और मेंडल्स के लॉज की हेल्प से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो ब्रीड्स हैं, जो नई नई ब्रीड्स हमको नजर आती है, काउ की, बफेलोज की, गोट की, हैन की, ये सब भी इनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट हो पाए वो किसकी वजह से हो पाए? मेंडल के लॉज जो हैं और मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी वजह से ही ये डेवलप ब्रीड्स, और उनकी वजह से फिर आगे चल के हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से ज्यादा मिल्क और रिप्रोडक्टिव पावर जो है इन ब्रीड्स के अंदर डेवलप हो पाई। और इनकी वजह से फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ हेरिडेटरी डिजीज जैसे हीमोफीलिया है या सिकल सेल एनीमिया है, तो डिफरेंट डिजीजेज जो हैं वो सारे यहाँ पर डेवलप हो पाई हैं। किसकी वजह से डेवलप हो पाई है वो सब कुछ? ये सब कुछ डेवलप हुआ मेंडल्स के लॉ की वजह से, ये सारी चीजें मेंडल के एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो यहाँ पर ये कुछ सिग्निफिकेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंस की हमने बात की है मेंडल्स के लॉज की, और इन्हीं की वजह से कई सारे नई चीजें जो हमको देखने को मिली हैं वो सब डेवलप हुई हैं। तो मेंडल का जेनेटिक्स में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, इसी वजह से मेंडल्स को क्या बोलते हैं, मेंडल को क्या बोला गया है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो उनके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही काफी कुछ चेंजेस पॉसिबल हो पाए हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, और काफी डेवलपमेंट हुआ है उनकी वेराइटीज के अंदर और क्रॉप्स।